Welcome back, guys. Let's quickly discuss question number 3, 4 and 5 in this video. So question number 3 में क्या given है? Calculate the magnetic moment of the following nucleus: sulfur, copper, bismuth and magnesium. इनका हमें निकालना है magnetic moment. So for magnetic moment आपको कुछ steps को follow करना है, ठीक है? For magnetic moment फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फिल द न्यूक्लियॉन्स, जो भी अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स है फिल द न्यूक्लियॉन्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. सेकंड स्टेप इज चेक द वैल्यू ऑफ जे, चेक द वैल्यू ऑफ जे, दैट इज कि हमारे पास आइदर जो हमारा जे होगा वो l+1/2 होगा या फिर l-1/2 होगा, ठीक है. थर्ड स्टेप हमारे पास होगा कि गेट द मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला यूज करना है. सो गेट द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, ये आपके पास स्टेप्स होंगे. देखो, अगर आपके पास इफ योर मैग्नेट मतलब जे, आपके पास जो जे की वैल्यू है लेट्स से वो l+1/2 आई, ठीक है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे. अगेन ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, ठीक है, आपको याद ही रखना पड़ेगा. J-1/2 डिवाइड बाई जे प्लस GS डिवाइड बाई 2J and bracket close J times mu n, where mu n is the Bohr magnetron, ठीक है. This is for J is equals to l+1/2. if अगर हमारा जो J है वो l-1/2 आया, तो आपके पास जो फॉर्मूला यूज आपको करना है वो होगा GL J+3/2 डिवाइड बाय J+1 माइनस GS अपॉन 2 टाइम्स J+1 ब्रैकेट क्लोज J टाइम्स म्यू. सो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास L की कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है. सॉरी, हमारे पास J की वैल्यू क्या आएगी, l+1/2 या l-1/2. अब GL, हाँ यहाँ पर GL एंड GS क्या है मैं बता देता हूँ. इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर प्रोटॉन हमारे पास जो GL की वैल्यू होती है वो 1 होती है, एंड जो GS होता है इज इक्वल टू 5.5857. ये वैल्यूज आप अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप एग्जाम में पूछ सकते हो टीचर से, या आप काम करो यार, याद रखो इनको, ठीक है. फॉर न्यूट्रॉन GL की वैल्यू होगी हमारे पास 0 एंड GS की वैल्यू होगी हमारे पास -3.8262, एंड यही हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, GN की भी वैल्यू यही होती है एंड GP की भी वैल्यू यही होती है. हालांकि इसमें यूज नहीं हुई JP एंड JN, पर लेकिन फिर भी तो एक आपको इन वैल्यूज को याद रखना है. अब सिंपली हमारा एक काम बचा है कि हमें J की वैल्यू चेक करनी है कि वो l+1/2 आती है l-1/2. सो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर का, ठीक है, कॉपर 2963. सो कॉपर 2963, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 29 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं 13 - 9 4 14. तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स है वो तो इवन है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे स्पिन एंड पैरिटी को. 29 को हम फिल करेंगे. तो फिल करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बार अपना जो ऑर्डर है उसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ना लिखने में टाइम लगता.
तो 29 जब आप फिल करोगे तो 2 4 6 8 14 16 20 28 एंड 1, तो हमारा यहाँ तक फिल होगा, ठीक है। सो आपके पास जे की वैल्यू कितनी आ रही है, जे की आपकी वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है। जे इज 3/2 एंड एल की वैल्यू कितनी है फॉर पी, एल इज 1। तो आप बताओ मेरे पास जे की वैल्यू 3/2 कब आएगी, जब आप एल में +1/2 करोगे, राइट, तभी मेरे पास 3/2 आएगा। सो इट मीन्स ये मेरे पास कौन सी कंडीशन है, जे इज इक्वल टू एल +1/2। आपको समझ आ गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जे इज इक्वल टू एल +1/2, ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, जे की वैल्यू पुट करोगे 3/2, जीएल की वैल्यू मैंने ऊपर बताई थी आपको 1 रखनी है। नहीं, अच्छा आप देखो आपने फिल किस चीज को किया है, आपने प्रोटॉन्स को फिल किया है। सो आपकी जो जी एल एंड जी एस की आप वैल्यू यूज करोगे वो प्रोटॉन के लिए यूज करोगे, करेक्ट। सो यूज जी एल एज 1, जे की वैल्यू 3/2 आई है, यहाँ पर भी 3/2 एंड जी एस की वैल्यू आपको 5.5857 ये वैल्यू पुट करनी है एंड डन। जे की वैल्यू अगेन 3/2 एंड म्यू एन की वैल्यू होती है बोहर मैग्नेट्रॉन की, या आप क्या कर सकते हो, जो फाइनल आंसर है वो म्यू एन की टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो फॉर कॉपर 2963 आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आएगी, जब इस पूरे अंदर वाले एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे, ये यार थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने आपको वैल्यूज बता दी, पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर एज 3.7928 इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटो, राइट। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। सिमिलरली आपको जितने भी बाकी दिए हुए हैं न्यूक्लियसिस, बिस्मथ, कॉपर, मैग्नीशियम, इन सबको इनके न्यूक्लियाइज को फिल करना है, देख लेना कौन सा ओड है कौन सा इवन है, वहां से जे की वैल्यू चेक करना, एल +1/2 आ रही है या एल -1/2 आ रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले के अंदर जे एल, जी एल एंड जी एस की वैल्यू वो रखनी है जिसके लिए आप फिल करोगे शेल्स को। जैसे हमने प्रोटॉन्स को फिल किया था तो हमने प्रोटॉन की वैल्यू यूज की, न्यूट्रॉन को फिल करोगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू यूज करना, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Yeah. So find the allowed electric multipole transition and magnetic multipole transition for initial nuclear state। मेरे को कुछ एक न्यूक्लियर स्टेट दे रखी है 7/2 प्लस एंड द फाइनल स्टेट 3/2 प्लस। फिर ये सेकंड पार्ट है, पार्ट बाद में देखेंगे। देखो दो तरह के ट्रांजिशन दे रखे हैं हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल ट्रांजिशन। तो हमारा जो देखो दिस इज, ये क्वेश्चन किसका है, ये गामा डीके का क्वेश्चन है, गामा डीके। दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम गामा डीके के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना, समझ लो अच्छे से, एक बार समझ आ गया तो बहुत ही आसान है। तो देखो हमारे पास जो गामा डीके के अंदर क्या होता है, बेसिकली फोटोन एमिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोटोन होता है ना, वो इट कैन कम आउट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल। कौन, फोटोन। ये मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ। सो माई फोटोन कैन कम आउट, फोटोन कैन कम आउट with different values of L, and this value of L depend upon the initial and final state, कि किस states के बीच में transition हो रहा है, ठीक है। initial state and final state,
ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट एल वैल्यूज हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशंस होते हैं, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स होंगी, उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट एल वैल्यूज आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट एल वैल्यूज, सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट एल वैल्यूज हमारे पास क्या होता है, मल्टीपोल ट्रांजिशंस होते हैं, मल्टीपोल ट्रांजिशंस। तो मल्टीपोल ट्रांजिशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ट्रांजिशन एंड एक मैग्नेटिक मल्टीपोल ट्रांजिशन। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन एंड दिस इज मैग्नेटिक ट्रांजिशन। अच्छा, एल की वैल्यू देखो, डिफरेंट एल वैल्यूज, आई सेड डिफरेंट एल वैल्यूज, व्हाट डज इट मीन, मतलब एल की वैल्यू जैसे आपके पास 1 होगी तो डाइपोल ट्रांजिशन होगा, एल की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो क्वाड्रोपोल ट्रांजिशन होगा। ये जस्ट मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व, कहाँ से सोल्व करना शुरू करना है वो मैं बताता हूँ आपको आगे, जस्ट आप समझो कि ये कैसे होते हैं ट्रांजिशन। सपोज एल इज टू 3 है तो आपके पास ऑक्टोपोल ट्रांजिशन होगा, ऑक्टापोल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास जो पैरिटी की कंडीशन होती है कि पैरिटी चेंज ना हो, तो उसकी कंडीशन होती है -1 की पावर एल फॉर इलेक्ट्रिक। ये है इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, दिस इज मैग्नेटिक ट्रांजिशन। पैरिटी की कंडीशन क्या होती है कि -1 की पावर एल, ठीक है, फॉर पैरिटी चेंज, एंड यहाँ पर -1 की पावर l+1। सो आपको ये चीज़ बस याद रखनी है, इसमें यही सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। एंड दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l कैलकुलेट करना, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l निकालो पहले, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट स्टेप में गिवन है इनिशियल स्टेट 7/2 प्लस एंड फाइनल स्टेट 3/2 प्लस। सो हमें इनिशियल स्टेट दे रखी है 7/2 प्लस एंड फाइनल स्टेट दे रखी है हमें 3/2 प्लस। तो पहली चीज आप एक चीज नोटिस करो, जो पैरिटी है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। प्लस प्लस मीन दोनों सेम है। अब एल की वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो वैल्यू ऑफ एल इज गिवन एज मोड आई माइनस आई एफ टू आई प्लस आई एफ। तो देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, तो एल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 2, 3 एंड आई प्लस आई एफ 7/2 प्लस 3/2, सो 5, सो 2 3 4 5, ये 4 वैल्यूज आई हैं आपकी एल की, ठीक है। ओके, सो सेकंड स्टेप में हमें चेक करना है एल की वैल्यूज आ गई। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, वी विल चेक विच ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, विच ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। So only those transitions are possible for which conserves the parity. So only those transitions are possible which conserves the parity. Parity conserve मतलब which conserve the parity means L की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई 2 3 4 5। तो अब हम देखेंगे कि हमारी पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की पैरिटी सेम रहनी चाहिए। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के अंदर बात करूं, सो एल की कौन सी वैल्यूज के लिए मेरे पास पैरिटी सेम रहेगी। जब मैं एल इज टू 2 पुट करूंगा तो प्लस पैरिटी आएगी, 4 पुट करूंगा ये 2 के लिए, ठीक है, 4 पुट करूंगा तब भी पैरिटी सेम रहेगी। सो इट मीन्स E2
जैसे अगर मैं E2 E3 E4 E5 ये लिखूं, सो इफ आई राइट E2 E3 E4 E5, तो सिर्फ किसके लिए पैरिटी कंजर्व होगी? 2 एंड 4 के लिए, 3 एंड 5 के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 केस में -1 की सॉरी, जब आप -1 की पावर 3 करोगे तो पैरिटी नेगेटिव आ जाएगी। इनिशियल पैरिटी कैसी थी? पॉजिटिव। सो पैरिटी चेंज हो गई। तो समझ आया कि E3 ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा पॉसिबल, एंड E2 क्यों होगा? E2 इसलिए होगा क्योंकि जब आप -1 की पावर इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के अंदर -1 की पावर 2 करोगे तो पैरिटी सेम रहेगी। इनिशियल पैरिटी भी सेम थी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जो यहाँ पे दिखाया मैंने, पैरिटी सेम है। सो पैरिटी किसके लिए सेम रहेगी? सिर्फ E2 एंड E4 के लिए। सिमिलरली अगर आप मल्टीपोल ट्रांजिशंस की बात करें, सॉरी मैग्नेटिक, सो आउट ऑफ M2 M3 M4 M5, इस केस में हमारे पास पैरिटी का फॉर्मूला क्या था कि -1 की पावर L+1। इट मीन जो ओड पैरिटीज होंगी, ओड ट्रांजिशन होंगे, उस केस में पैरिटी सेम रहेगी, पैरिटी चेंज नहीं होगी, एंड इस केस में पैरिटी चेंज होगी। समझ आ गया? -1 की पावर L मैं लिख भी देता हूँ पे कंडीशन। सो आपके पास कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हुए? तो आप यहाँ पर लिखोगे सो E2 E4 E2 E4 एंड M3 M5। सो आपके पास ये दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के अंदर E2 E4 एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशन के अंदर M3 M5। समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? दूसरा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि L की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा होगी। सो मैं एक पॉइंट है जस्ट ये कि लोअर L वैल्यूज will have higher probability of transition. It means if I compare E2 and E4, so L की वैल्यू किस में कम है? E2 में। So E2 ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू E4। सेम इन केस ऑफ M3 एंड M5, M3 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा होगी। I think now it's clear. So now let's move on to question number 5. ठीक, so आपको सिर्फ दो स्टेप्स को फॉलो करना है। पॉसिबल L वैल्यूज निकालनी है विच इज mod I minus IF to I plus IF, and find the values of possible transitions। कैसे चेक करना है कि इलेक्ट्रिक के अंदर -1 की पावर L होती है एंड यहाँ पर -1 की पावर L+1 होती है। अब देखो इसका पार्ट सेकंड पे एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो पैरिटी सेम थी, इनिशियल स्टेट की भी फाइनल स्टेट की भी। सेकंड पार्ट में क्या है? इनिशियल पैरिटी माइनस है, फाइनल पैरिटी प्लस है। तो इस केस में आपको वही L की वैल्यूज लेनी है। इस केस में इलेक्ट्रिक के अंदर ओड वाली पैरिटीज आपको लेनी है, ओड L वैल्यूज लेनी है, एंड मैग्नेटिक के अंदर आपको इवन लेनी है। क्यों? क्योंकि वो उनसे पैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस और माइनस टू प्लस। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ पा रहे हो। ठीक है, मीन्स आपको वो L वैल्यूज लेनी है जिनसे पैरिटी चेंज हो रही होगी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ओके, so now let's move on to question number 5. So estimate the Q value of following reaction। हमें एक रिएक्शन दे रखी है
उसकी हमें क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैसे करेंगे क्यू वैल्यू कैलकुलेट? देखो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करना है। तो पहले अपनी रिएक्शन लिखते हैं। सो दिस इज EU 63152 plus neutron will give me SN 62152। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है, इसको बोलते हैं यूरोपियन, जस्ट ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू रिमेम्बर, दिस इज यूरोपियन एंड दिस इज सेमेरियम। एंड आपके पास यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्रोटॉन। So the correct way to calculate the Q value of reaction is to also consider the mass of electron. So आपके पास Q value इस reaction की estimate the Q value, फर्स्ट पार्ट में तो हमें सिर्फ Q value कैलकुलेट करनी है ना। So Q value is what? Mass of reactant minus mass of product. So mass of reactant जब आप लिखोगे, so mass of europium atom EU 63152 plus mass of neutron, so mass of neutron plus यहाँ पर जो 63 इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो प्लस 63 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप? सो अगेन मास ऑफ सेमेरियम एटम 62152 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 62 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी मास ऑफ प्रोडक्ट। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप इनकी वैल्यूज किस में आएगी, AMUs में हमें गिवन है। देखो न्यूट्रॉन का गिवन है, प्रोटॉन का गिवन है, यूरोपियम सेमेरियम सबका मास गिवन है। सो इसको जस्ट ये AMU में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करना है, AMU में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5, बिकॉज एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU इज 931.5। आपके पास अगर 1 AMU मास है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस बेसिकली। सो लेट्स नोट कि मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ एंड इनको कैलकुलेट करूँ। मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ आपको, आप वेरीफाई कर लेना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.109 MeV। दिस इज द Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। वैल्यूज पुट करो एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट। अब पार्ट बी में क्या गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शन बीटा डिके कैन अकर फॉर यूरोपियम न्यूक्लियस। कितनी टाइप्स की वीक इंटरेक्शन पॉसिबल है बीटा डिकेज। सो हमारे पास टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शन बताना है हमें। सो टाइप्स ऑफ weak interaction that can happen in EU 63152। सो पहली हमें क्या है पता है कि एक तो होती है हमारे पास बीटा माइनस डिके, इसका बीटा माइनस डिके हो सकता है। दूसरा इसका बीटा प्लस डिके हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वीक इंटरेक्शन। एंड द थर्ड इज कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। So these are the types of weak interaction. So मैं इनकी आपको एक बार रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। बीटा माइनस डीके में आप कैसे लिखोगे, देखो। सो EU 63152, सो इसका बीटा माइनस डीके करना है। बीटा माइनस मीन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सॉरी 64, एंड 64 को हम बोलते हैं GD। सो 152
जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर आपके पास एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। बीटा प्लस रिएक्शन कैसे लिखोगे इसकी? सो EU 63152 decays into, so beta plus means a positron is emitted, so it means इसका जो प्रोटॉन है वो एक कम हो जाएगा। सो 62 एंड 62 प्रोटॉन्स किस में होते हैं? सिमेरियम में। एंड 152 प्लस जब पॉजिट्रॉन निकलता है आपके पास तो न्यूट्रिनो निकलता है सिर्फ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ऐसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव मीन्स एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। दिस बार को आप ऐसा नेगेटिव देख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है देखो, जो EU 63152 एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। एंड कितना हो जाएगा अब इसका? 62 सिमेरियम 152, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड आपके पास न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। सो मैंने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बता दिया आपको, व्हाट टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शन। अब पार्ट सी में क्या पूछता है हमें? व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल एमिटेड इन ईच ऑफ द प्रोसेसेस गिवन इन बी। सो बेसिकली हमने जो 3 रिएक्शन लिखी हैं, 3 प्रोसेस लिखी हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है ऑफ द पार्टिकल एमिटेड। सो इन तीनों रिएक्शन की हमें मैक्सिमम एनर्जी लिखनी है। सो मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर? सो दिस इज पार्ट सी। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड इज द टोटल Q वैल्यू विच इज अवेलेबल इन द रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन की जितनी भी Q वैल्यू होगी डेट इज द मैक्सिमम एनर्जी, कि भाई इतना एनर्जी चेंज हुआ है, वो सारी एनर्जी हमारे पास बीटा पार्टिकल लेके चला गया। सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड will be the Q value of the reaction, that is the mass energy available in the reaction। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली Q वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे इन तीनों रिएक्शन की, वही हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी दैट अ बीटा पार्टिकल कैन टेक। सो फर्स्ट अगर आप बीटा माइनस, सो Q वैल्यू फॉर बीटा माइनस डिके, बेसिकली आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो आपके पास कितना आएगा? मैं सिंपली रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। 63 EU 152 प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स का मास 63 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, माइनस प्रोडक्ट साइड में जब आप करोगे तो मास ऑफ 64 GD 152 प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन निकला था तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसके अंदर 64 इलेक्ट्रॉन है तो 64 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये होगी इसकी Q वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 931.5, मल्टीप्लाई बाय 931.5, कैलकुलेट कर लेना इसे, ठीक है। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की थी। सिमिलरली आप बीटा प्लस की रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, तो बीटा प्लस में क्या चेंज आएगा? एक तो ये एटम चेंज हो जाएगा जो प्रोडक्ट में निकला है, तो मैं क्या करता हूँ इसी रिएक्शन को, हाँ, तो क्या करूँगा, बीटा प्लस में क्या चेंज आएगा? बीटा प्लस में एक तो ये एटम चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज आएंगे। एटम हो जाएगा आपके पास सिमेरियम 62 सिमेरियम प्लस 62 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास Q वैल्यू आएगी बीटा प्लस दिखेगी। ये दोनों तो आसान है, आपने कर भी रखी है। अब
जो इम्पोर्टेंट है वो है क्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो रिएक्शन है, ठीक है। सो इसकी क्यू वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है। सो क्यू वैल्यू इसकी क्या होती है, मास ऑफ, पहले रिएक्टेंट लिखेंगे हम EU प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ सिमेरियम। इस टर्म के अंदर से इसकी जो क्यू वैल्यू आएगी, ठीक है, ये क्यू वैल्यू जो इसकी आएगी, इसमें से एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल की टर्म हम माइनस करते हैं, विच वी डिनोट बाय Wij, and whole this q value has to be greater than or equal to 0, means this total energy has to be greater than or equal to 0 for this reaction to happen. इलेक्ट्रॉन कैप्चर की रिएक्शन को हैपन होने के लिए इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, जहां पर हमारे पास Wij इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपके पास Wij की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो वैल्यूज 151.92174, ये इसका मास है, ठीक है, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे अगर आप तो 0.000548 एंड 58, एंड सिमेरियम का अगर इसमें से मास माइनस करोगे तो 151.91975 टाइम्स 931.5 minus Wij, so this term has to be greater than 0. Wij को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, so Wij has to be less than 2.36, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.36 MeV। so Wij की वैल्यू 2.36 MeV से कम होनी चाहिए for this reaction to happen, I hope आपको ये क्लियर हो, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लेस देन 2.36 MeV फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन। सो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अब आने वाली वीडियोस में हम बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, उनको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। तो आप करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।